हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12वीं गणित के एनसीईआरटी बुक से पहला चैप्टर संबंध और फलन पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सब 11 में ही संबंध के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं कि संबंध क्या होता है और फलन क्या होता है। 11वीं क्लास में हम लोग संबंध और फलन पढ़ चुके हैं। तो आपको वहाँ पे मिला होगा कि संबंध क्या था। बस इतना ही मिला था कि संबंध क्या है और संबंध किसे कहते हैं, संबंध कैसे हम प्राप्त करते हैं। अब 12वीं में हमें क्या पढ़ना है, जो वहाँ पे पढ़ के छोड़े थे उसके आगे, अर्थात हम संबंध पढ़ चुके थे संबंध क्या है। तो इसके बाद हमें 12 में क्या पढ़ना है, संबंध के प्रकार। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संबंध होता क्या है। इसको हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ से थोड़ा सा परिचय करते हैं संबंध क्या होता है। तो आपको संबंध के बारे में पहले से ही जैसे बताया गया है कि यदि दो समुच्चय हैं ए और बी, यदि दो समुच्चय ए और बी दिए गए हों तो इन समुच्चयों के कार्तीय गुणन, कौन सा गुणन, कार्तीय गुणन अर्थात ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय का एक उपसमुच्चय ही क्या कहलाता है, उपसमुच्चय ही संबंध कहलाता है। ऐसा हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपसमुच्चय क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता है। फिर भी हम एक बार आपको बताते हैं कि जैसे अगर आपका एक समुच्चय 1 2 ए बराबर दिया गया है और समुच्चय बी दिया गया है, समुच्चय बी दिया गया है 3 और 5, ठीक। तो इनका कार्तीय गुणन हम कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। कार्तीय गुणन में आप ए क्रॉस बी लिखते हैं। तो पहला जो समुच्चय आपका ए है, उस समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमित युग्म बनाना पड़ता है। क्रमित युग्म कैसे बनाते हैं, जैसे इसका पहला अवयव 1 ले लेंगे तो इसके 3 पहले अवयव के साथ, फिर पहला अवयव इसके दूसरे अवयव के साथ 1 5, फिर 2 का 3 के साथ 2 3 हो जाएगा और ये 2 5। तो ये क्या होते हैं, कार्तीय गुणन। ये कार्तीय गुणन होता है और कार्तीय गुणन के जो ये प्रत्येक अवयव हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म ये आपका है। और जो कार्तीय गुणन आप गुणा करते हैं इसको बोला जाता है कार्तीय गुणन। ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं पहले, फिर भी यहाँ पे मिला है तो थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, उसके बाद संबंध के प्रकार में हम डायरेक्ट चलते हैं। तो संबंध क्या हो गया, आपको संबंध ये पता है कि दो रिक्त समुच्चय ए और बी हैं तो उनके कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय ही क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। क्लियर है ये बात। हम संबंध को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे संबंध प्राप्त करते हैं और इसका कैसे उप समुच्चय होता है। क्लियर, चलिए देखते हैं। यदि समुच्चय ए बराबर दे दिया 1 2 3 4 और समुच्चय बी बराबर दे दिया है 3 5 7, या आप लिख सकते हैं 5 6 या 7, ठीक। ये दो समुच्चय आपके दिए गए हैं। इन दोनों समुच्चय को जोड़ करके एक रिलेशन बनाया गया है जिसे हम आर बराबर लिखेंगे ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू, ए इक्वल टू बी माइनस टू, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी है। क्लियर। तो अब देखिए यही हमारा संबंध होता है और इस संबंध कहाँ से बनेगा, इनके कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय से ही बनता है। देखिए यहाँ पे संबंध कह रहा है कि ए बी मतलब आपका जो क्रमित युग्म होगा वह इस प्रकार होगा कि ए इक्वल टू बी माइनस टू होगा और ए का मान कहाँ से लिया जाएगा, समुच्चय ए से, बी का मान कहाँ से लिया जाएगा, समुच्चय बी से लिया जाएगा। तो चलिए इनका कार्तीय गुणन करेंगे तो इसमें 4 अवयव, इसमें 3 अवयव है, कुल मिला के कितने अवयव बनेंगे, 4 गुणे 3 12 अवयव बनेंगे क्रमित युग्म के रूप में जो इनके कार्तीय गुणन में होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रमित युग्म हमने बना करके सीधा सीधा संबंध आर में ही लिखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा क्रमित युग्म होगा जो इस संबंध को संतुष्ट करता होगा। आप देखिए अगर हम ए बराबर 1 रखेंगे तो बी का मान कितना मिलना चाहिए, बी का मान भी 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है नहीं तो 1 और 3 बनेगा नहीं। फिर अगर हम ए बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो 2 और 4 भी नहीं मिल पाए क्योंकि इसमें 4 है नहीं। अब अगर 3 रखें तो यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 5 होना चाहिए, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो आपको बन जाएगा। इसका मतलब ए का अवयव मिला 3 और 5, मतलब यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे बी के स्थान 5 रखो, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, अर्थात ये समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। जब संतुष्ट होगा तो वही आपका अवयव जो होगा संबंध में आएगा, वही क्रमित युग्म होगा जो संबंध में आएगा। दूसरा देखो अगर यहाँ पे 4 रखे तो यहाँ पे 6 रखेंगे
तब भी संतुष्ट हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। क्लियर। तो अब देखो ये जो दो अवयव मिले हैं क्रमिक युग्म के रूप में, ये दोनों अवयव क्या हैं, इनका जब हम कार्तीय गुणन बनाएंगे तो कार्तीय गुणन बनाएंगे तो 1 5 1 6 1 7, 2 5 2 6 2 7, ऐसे करके कुल 12 अवयव बनेंगे। तो 12 अवयव में 2 6 भी सॉरी 3 5 भी मिलेगा और 4 6 भी मिलेगा। तो ये देखो आपका जो अवयव मिला है समुच्चय के रूप में, अब ये समुच्चय क्या है, इसके कार्तीय गुणन का क्या है, एक उप समुच्चय है। तो यही जो उप समुच्चय है क्या होता है, संबंध होता है। तो आपको संबंध समझ में आ गया होगा कि संबंध क्या होता है, दो अरिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणन के उप समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। क्लियर है ये बात। तो हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं 12वीं क्लास के लिए कि संबंध के प्रकार, संबंध किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। संबंध के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे, दो संबंध आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक है रिक्त संबंध, दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। ये रिक्त संबंध क्या होता है और सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, जैसा कि आप सब इसके नाम से ही इसको समझ सकते हैं कि रिक्त संबंध, रिक्त का मतलब बिल्कुल खाली, मतलब जिसका कोई भी संबंध नहीं है, किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है, कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध बोलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे रिक्त संबंध, ऐसे तो हम कह नहीं देंगे कि ये रिक्त संबंध है, उसको थोड़ा सा गणितीय रूप में हम समझेंगे। तो रिक्त संबंध की परिभाषा हमने यहाँ पे लिखा है, फिर इसको मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि रिक्त संबंध क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए रिक्त संबंध दिया गया है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। अर्थात कोई संबंध है, किसी समुच्चय पर रिक्त संबंध कहलाता है कब, यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यदि कोई भी अवयव किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं बन रहा है, संबंधित नहीं है, तो उस संबंध को हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। अर्थात आर इक्वल टू क्या होगा, फाई, जहाँ पे फाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक। और एक दूसरा समुच्चय ले लीजिए बी 5 6 7 8, दो समुच्चय यहाँ पे हमने लिया है। आपके परिभाषा में हमेशा एक समुच्चय लेके समझाया जाता है कि एक समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ संबंध बनाना है। तो यहाँ पे हमने दो समुच्चय ले लिया ए और बी, ठीक। अब इसमें एक संबंध हम दिखाते हैं, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बड़ा है बी से, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। क्लियर। अब आप इस संबंध को जरा बनाइए। अच्छा, संबंध कैसे हम बनाते हैं, संबंध में अवयव कैसे प्राप्त करते हैं, इसको तो आप लोगों ने देखा है कि इनका हम कार्तीय गुणन कर देंगे तो संबंध मिल जाएगा। तो अगर इनका हम कार्तीय गुणन करें तो 4 अवयव इसमें है, 4 अवयव इसमें है, तो कुल मिला के 16 अवयव बनेंगे कार्तीय गुणन में। तो 16 अवयव को न लिखते हुए आप थोड़ा सा सोचते हुए समझते हुए आर का डायरेक्ट मान हम लिखते हैं। चलिए, अब इसका जब हम इसके साथ कार्तीय गुणन करेंगे, कुछ अवयव देख लीजिए कि जैसे क्या होगा, एक का 5 के साथ, फिर एक का 6 के साथ, एक का 7 के साथ, एक का 8 के साथ, इस प्रकार से संबंध देखिए बन रहा है। ऐसे 2 का बनेगा, 3 का बनेगा, 4 का बनेगा, सबका बनेगा। तो जरा आप इसमें सोचिए कि ऐसा कोई अवयव इसमें है जो इस संबंध को संतुष्ट कर रहा हो। संबंध में क्या कह रहा है, ए बी इस प्रकार है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, अर्थात प्रथम घटक बी दूसरे घटक से बड़ा होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा अवयव मिलेगा इनके कार्तीय गुणन में कि पहला अवयव दूसरे अवयव से बड़ा होगा? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बड़ा होगा, क्योंकि इसके चारों अवयव, इसके चार अवयव से सदैव छोटा है, हमेशा छोटा दिख रहा है। तो इसका जब इसके साथ क्रमित युग्म बनाएंगे तो पहला अवयव तो हमेशा छोटा ही रहेगा। तो ये जो संबंध बनाने की बात हो रही है, तो इसका जो आर मिलेगा वो क्या आएगा, फाई आएगा, अर्थात रिक्त समुच्चय आएगा, कोई अवयव ही नहीं मिलेगा जो इसको संतुष्ट करे। तो इस प्रकार का जो संबंध है इसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध। अर्थात समुच्चय का, एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय के किसी भी अवयव का किसी भी अवयव से संबंध नहीं बने तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध बोलेंगे। क्लियर है बात। अब हम इसी के साथ देख लेते हैं दूसरा संबंध क्या है, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध में कहा गया है कि समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, अर्थात आर बराबर ए क्रॉस ए। अब देखो सार्वत्रिक, सार्वत्रिक नाम आप सुने होंगे, फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, हर जगह मिलता है।
सार्वत्रिक मतलब क्या होता है? हर जगह व्याप्त, मतलब कि जिसका आप सभी अवयव के साथ संबंध बने, हर जगह व्याप्त है, उसको सार्वत्रिक कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही बनाना है कि ऐसा संबंध होगा जो प्रत्येक अवयव का सभी अवयव के साथ, इसके सभी अवयव का इसके सभी अवयव के साथ सब प्रतिबिंब बन जाए, संबंध बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। देखिए यही जो रिलेशन है इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि ए बी सच दैट ए लेस देन बी, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब आप इस संबंध में थोड़ा सा देखिए कि अगर हम इसका इसके साथ कार्तीय गुणन करें, क्रमित युग बनाएं, तो क्या पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा मिलेगा? तो हमको लग रहा है कि 4 अवयव इसमें है, 4 अवयव इसमें है, तो ये चारों हमेशा छोटे ही हैं दूसरे वाले से। तो इसके 4 जो 16 अवयव बनेंगे, क्रमित युग बनेंगे, तो 16 अवयव क्या होंगे? हमेशा दूसरे वाले अवयव से छोटा होगा। जैसे देखो, एक का इन चारों के साथ बनाया तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, इसमें भी छोटा है। इसी प्रकार 2 का बनाएंगे इसके साथ, 2 5 2 6 2 7 2 8, तो ये सब भी क्या होंगे? उससे छोटा ही होगा। तो अर्थात इसको, इसके क्रमित युग जितने बनेंगे सब संतुष्ट करेंगे। तो इसका मतलब कि ये जो संबंध होगा ये पूरा का पूरा ए क्रॉस ए के बराबर मिलेगा। ए क्रॉस ए के बराबर का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आप ज्ञात करेंगे, 16 अवयव मिलेंगे, वो हमेशा सभी एक साथ इस संबंध को संतुष्ट करेंगे। अर्थात ये सीधा सीधा ए क्रॉस बी आर के बराबर हो जाएगा। तो जब ए क्रॉस बी पूरा का पूरा आर के बराबर है तो इस संबंध को क्या बोला जाएगा? सार्वत्रिक संबंध। क्या बोला जाएगा? सार्वत्रिक। तो आपको रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध समझ में आ गया होगा। इस संबंध को बस हमें जानना है कि ये क्या होता है। हमारे सिलेबस में इससे कोई भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है, न तो रिक्त संबंध पे न सार्वत्रिक संबंध में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको मिलेगा वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। उन तीनों पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं वो तीनों संबंध क्या हैं और कैसे पहचानते हैं। उस पर हमें क्वेश्चन भी लगाना है, इसीलिए उसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए देख, अब तीनों संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 संबंध आपके कौन कौन से हैं? पहला होता है स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध है? स्वतुल्य संबंध, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे और हम प्रयास करेंगे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसके हिंदी से हम थोड़ा चलते हैं। तो स्वतुल्य संबंध, आप संबंध जानते हैं, संबंध के बारे में चर्चा भी हुई। संबंध जब भी बनेगा 2 अवयव के बीच में बनता है या 2 लोगों के बीच में बनता है। जब भी संबंध रहेगा तो अकेले किसी का संबंध होता नहीं है, तो जब भी रहेगा 2 अवयव रहेंगे। ठीक। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं, ऐसा संबंध जो स्वयं के साथ भी संबंध बन जाए, स्वयं के साथ, तो उस संबंध को हम क्या बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध। जैसे हम आपको दिखाएं कि यल और यम 2 समांतर रेखाएं हैं। ये यल आपकी एक रेखा है, एक रेखा यम है। ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? हमेशा समांतर रेखा है। यल यम कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखा। यहाँ पे 2 रेखा की बात हो रही है, 2 रेखाएं समांतर हैं। तो आप थोड़ा सा ये सोचिए कि जो ये यल रेखा है ये खुद जो है स्वयं के समांतर हो सकता है कि नहीं? तो कोई भी रेखा है तो स्वयं के समांतर तो ही है ही, क्योंकि उसका स्वयं के बीच कोण 0 है, तो ये स्वयं के समांतर है। तो ये संबंध आपका कैसा होगा? स्वतुल्य संबंध होगा जब स्वयं के साथ बनेगा। अच्छा, अगर हम एक त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज, और कैसा त्रिभुज? सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज की बात करें, 2 त्रिभुज हैं यहाँ पे, एक है ABC और दूसरा है PQR। क्लियर? यहाँ पे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है? सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। तो क्या ये जो त्रिभुज ABC है स्वयं के समान सर्वांगसम हो सकता है कि नहीं? भाई स्वयं के सर्वांगसम तो होगा ही, क्योंकि सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हैं। तो ये त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम हो सकता है। तो इस संबंध को हम क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध कहेंगे। चलिए एक हम और देखते हैं। अब एक ऐसा समुच्चय आपको दिया रहे, 1 2 3, और एक संबंध आपको इस प्रकार दे कि ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पे देखिए, अब हम जब कार्तीय गुणन करेंगे ए का ए के साथ, तो 1 1 1 2 1 3 बनेगा, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2
तीन तीन, ऐसे 9 एलिमेंट बनेंगे। मैं बना देता हूँ, एक एक, एक दो, एक तीन, फिर दो एक, दो दो, दो तीन, तीसरा बनेगा तीन एक, तीन दो और तीन तीन। ये पूरा 9 एलिमेंट बनेगा ए क्रॉस ए में। कुल 9 कार्तिक क्रमित युग्म है कार्तिक गुणन में। तो हमें इसमें से उस अवयव को लेना है जो इस संबंध को संतुष्ट करता हो। तो आप देखो, ऐसा अवयव लीजिए जो एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। तो इसमें से कौन कौन से लिए जाए, एक इसको हम ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं। तो एक एक, दो दो, तीन तीन। अब देखिए, एक का एक के साथ संबंध है, दो का दो के साथ संबंध है, तीन का तीन के साथ संबंध है। तो सभी अवयव का स्वयं के साथ संबंध बन रहा है। जब सभी अवयव का स्वयं के साथ संबंध बन रहा है तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध। क्लियर है बात। तो स्वतुल्य संबंध को हम परिभाषित कैसे करते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ये नोट करने वाली चीजें हैं, आप साथ साथ नोट करते रहिए, रफ पेन लेके बिल्कुल बैठिए। तो स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। कैसा कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक, यहाँ नीचे लिखते हैं, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर हो, ये आपका स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध को पहचानना है अगर, तो इसको आपको जानना होगा। आप इसको भूल जाएंगे तो स्वतुल्य संबंध नहीं समझ पाएंगे, ना ही आप वहाँ क्वेश्चन पे डिसाइड ही कर पाएंगे कि कौन सा संबंध है। तो यहाँ फिर समझेंगे, कोई समुच्चय दिया रहेगा, उस समुच्चय पर आपका जो संबंध आर होगा वो स्वतुल्य होगा। कब स्वतुल्य होगा, जब उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर मतलब, जैसे यहाँ पे तीन अवयव है ना, तो तीनों का देखो, एक एक, इसका दो दो, इसका तीन तीन, तीनों अवयव का देखो ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। तो तीनों अवयव का स्वयं के साथ संबंध बन रहा है। तो ये यही कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर, और ये क्या रहेगा, प्रत्येक ए, मतलब समुच्चय का जो जितने अवयव होंगे सबका जो है स्वयं के साथ संबंध यदि है तो उस संबंध को हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध। क्लियर है ये बात, इतना आप नोट करके चलिए। तीनों संबंध बताते हैं, फिर आपको क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखते हैं दूसरा संबंध क्या है। दूसरा संबंध हमारा है सममित संबंध। कैसा संबंध, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सममित संबंध क्या होता है, इसकी परिभाषा मैं लिख दिया हूँ, तो थोड़ा सा पहले परिभाषा पर चर्चा करते हैं, फिर परिभाषा को समझते हुए एग्जाम्पल लेकर के संबंध को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सममित संबंध क्या है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित कहलाता है। अर्थात एक समुच्चय रहेगा, उस समुच्चय से जो संबंध बनाया जाएगा वो सममित कहलाएगा। और कब सममित होगा, जब प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए, दो अवयव इसमें लिए गए हैं कि जब भी दो अवयव लिए जाएं तो उनके लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, अर्थात ए का बी के साथ जो संबंध है वहां से आपको बी को भी ए के साथ वही संबंध मिलना चाहिए या प्राप्त होना चाहिए। तो आपको ये परिभाषा थोड़ा लेट समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन हम करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको ये परिभाषा समझ में आएगा, फिर मैं परिभाषा पर चर्चा करता हूँ। पहले देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के। जैसे देखो, अभी मैंने यहाँ पे स्वतुल्य संबंध को समझाते समय आपको एक समांतर रेखा की चर्चा किया था। कैसी रेखा, समांतर रेखा। अच्छा आप ये बताइए, एक यल रेखा है, एक यम रेखा है, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। अगर यल यम के समांतर है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि यम भी यल के समांतर होगा, ऐसा हो सकता है भाई, जब ये रेखा इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर होगा। तो यही संबंध होता है सममित संबंध का। अगर ए का बी के साथ संबंध है और वही संबंध बी का ए के साथ है तो आप कहेंगे कि वह संबंध कैसा है, सममित संबंध है। आप यहाँ पे देखिए, जो हमने ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा है उसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, और जो मैं बी ए बिलोंग्स टू आर लिखा हूँ उसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। दोनों बात एक है। तो सममित संबंध क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन।
कि यदि ए का बी के साथ संबंध बन रहा है, कोई संबंध है, तो उसका उल्टा कर दिया जाए तो बी का भी ए के साथ संबंध बने, तो उस संबंध को क्या कहेंगे? सममित संबंध। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यदि एक ऐसा हम संबंध बनाए कि ए बी सच दैट ए बी का भाई है, और एक समुच्चय दिया गया है, यह बालकों का समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? बालकों का समुच्चय है। अब यहाँ पे आप बताइए कि जो ए बी लिए जाएंगे वो समुच्चय से लिए जाएंगे, और इसमें संबंध किसका है? ए जो है बी का भाई है। अच्छा आप ये बताइए, यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है, तो क्या बी ए का भाई होगा कि नहीं होगा? वो भी तो उसका भाई होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्रम उल्टा हो रहा है इसका बड़ा महत्व है। इसका मतलब है कि ए बी का भाई है, तो ये संबंध आपको दिया गया है। अब इसका उल्टा करके थोड़ा सोचिए कि क्या बी ए का भाई होगा कि नहीं होगा? जब दोनों भाई भाई हैं तो चाहे उसका उसको भाई कहिए, चाहे उसका उसका भाई कहिए, दोनों बात एक ही है। तो ये जब क्रम उलटने पर वही संबंध मिले तो आप समझ जाएंगे कि वह कैसा संबंध होगा? सममित संबंध होगा। क्लियर है बात? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दो रेखाएं हैं, एक यल है, दूसरी यम है, और ये एक दूसरे पर क्या है? लंब है। तो आप ये बताइए कि यदि यल जो है यम पर लंब है, तो क्या यम जो है यल पर लंब होगा? लंब होगा, श्योर है भाई। जब दो रेखाओं बीच 90 अंश कोण बन रहा है, तो चाहे आप यल यम पर लंब कहिए, चाहे यम को यल पर लंब कहिए, तो संबंध देखो एक ही है, और दोनों को उल्टा पुल्टा करने पर भी बराबर मिल रहा है कि वही संबंध है। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे? सममित संबंध कहेंगे। क्लियर है बात? अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ये जो ए बी है अवयव है, समुच्चय के अवयव से लिए जाएंगे। ऐसे दो अवयव लिए जाएंगे जिनमें ए बी बिलोंग्स टू आर, अर्थात ए का बी के साथ जो संबंध बने वही संबंध बी का ए के साथ यदि बन रहा है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे? सममित संबंध। क्लियर है बात? आपको समझ में आ गया होगा कि सममित संबंध और स्वतुल्य संबंध क्या होता है। ठीक, अब इसी के बाद हम देख लेते हैं तीसरा संबंध। तीसरा संबंध क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। आपका तीसरा संबंध है संक्रामक संबंध। कैसा संबंध? संक्रामक, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका संक्रामक संबंध दिया गया है कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू बी। इसमें देखो तीन अवयव है। पहले देखो, जो स्वतुल्य संबंध था उसमें केवल एक अवयव का स्वयं के साथ संबंध है। सममित में दो अवयव हैं, ए का बी के साथ जो संबंध बने वही संबंध बी का ए के साथ बने, तो उसको हम सममित संबंध कहते हैं। अब संक्रामक में तीन अवयव लिए जाएंगे। तीन अवयव लेने पर क्या होगा कि इस प्रकार लिए जाए कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, अर्थात ए का बी के साथ जो संबंध हो वही संबंध तथा बी का सी के साथ संबंध हो। यदि ए का बी के साथ संबंध, बी का सी के साथ संबंध वही है, तो इसके बाद ए सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त होना चाहिए। अर्थात अगर ये दोनों हैं, ए बी का संबंध, ए का बी के साथ संबंध, और ये बी जो है उस बी का सी के साथ संबंध यदि है, तो आपको ये मिलना जरूरी है। अगर ए सी बिलोंग्स टू आर मिल गया तो आप कह देंगे कि यह संबंध कैसा है? संक्रामक संबंध है। ठीक है, देखिए सबसे सरल उदाहरण आपको मैं समझाता हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा। यदि तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, क्लियर? ए बी सी तीन व्यक्ति हैं। अगर इनकी लंबाई और इनकी लंबाई, तीनों की लंबाई देखी जाए, अगर ए की लंबाई की बी के बराबर हो और बी की लंबाई सी के बराबर हो, तो क्या ए की लंबाई सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप देखो एकदम ऐसे संबंध बन रहा है, ए का बी के साथ संबंध, या ए आर बी कह सकते हैं, और बी का आर के सी के साथ संबंध, और यही बराबर वाला संबंध ए का सी के साथ बन जा रहा है। तो जब तीन अवयव इस प्रकार हो कि ए का बी के साथ संबंध बने और बी का सी के साथ संबंध बने, तो वही संबंध ए का इस सी के साथ अगर बन जाए तो कहेंगे यह संबंध कैसा संबंध होगा? संक्रामक संबंध। क्लियर बात? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। समांतर रेखा, यदि ये रेखा यल हो गई, ये यम हो गया, और ये रेखा यन हो गया, तीनों कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। अब देखिए, यदि यल समांतर होगा यम के और यम समांतर है यन के, ये दो चीजें आपको दी रहेंगी। अगर नहीं दिया है तो संक्रामक खोजना ही नहीं है।
अगर 2 दिया है तो तीसरा खोजना है। तो यदि यल समांतर यम के है और यम समांतर यन के है, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि यल रेखा यन के समांतर होगा कि नहीं होगा? समांतर होगा। तो जब दो संबंध यल यम और यन यम के साथ बना है और वही संबंध यल का यन के साथ बन जाएगा, तो आप कह देंगे कि यह संबंध कैसा है? संक्रामक संबंध है। तो आपको बातें कुछ समझ में जरूर आई होंगी कि इसमें 3 अवयव होंगे। 3 अवयव होंगे, उसको पहचानेंगे कैसे? जब ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर दिया रहेगा, जब ये दोनों दिए रहेंगे तो आपको ये तीसरा खोजना रहेगा। यदि तीसरा मिल गया तो कहेंगे संक्रामक है, और तीसरा नहीं मिला तो आप कह देंगे कि संक्रामक नहीं है। क्लियर है बात? तो ये आपका संक्रामक संबंध है। अब आप चाहे तो इस पे एक क्वेश्चन और हम लगा दें। देखिए, एक अवयव हम समुच्चय लेते हैं 1 2 3 और दूसरा लेते हैं b बराबर 4 5। क्लियर है? अब यहाँ पे एक हम रिलेशन रखते हैं r इक्वल टू ए बी सच दैट a लेस देन b, जहाँ पे a बिलोंग्स टू a है और b बिलोंग्स टू b है। ठीक, अब देखो यहाँ पे अवयव बनाने हैं संबंध के लिए, जो क्रमित योग बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे? इन दोनों के कार्तीय गुणन से। जब इनका कार्तीय गुणन किया जाएगा तो 3 अवयव इसमें, 2 अवयव इसमें, कुल मिला के 6 कार्तीय युग बनेंगे। अर्थात समुच्चय में जो उनका कार्तीय गुणन समुच्चय बनेगा उसमें 6 अवयव बनेंगे। तो उसमें से 6 में से कौन से ऐसे अवयव होंगे जो इनको संतुष्ट करें? तो हम देखते हैं कौन कौन से अवयव होंगे। एक का 4 के साथ ये भी संतुष्ट होगा, एक का 5 के साथ ये भी संतुष्ट होगा, मतलब ये छोटा है 20 है। 2 4 भी संतुष्ट है, 2 5 भी संतुष्ट करेगा, और 3 4 भी संतुष्ट करेगा, 3 5 भी संतुष्ट करेगा। क्लियर बात? अब इस संबंध को देख के हम ये चेक करेंगे कि यह संक्रामक है कि नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सीधा सीधा यही आर दे दिए और आर दे के आपको कहेगा कि इसको चेक करो सम्मित है, स्वतुल्य है या संक्रामक, कोई संबंध है कि नहीं। तो हमें केवल अभी पहचानना है क्या? संक्रामक संबंध। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 1 4 है तो कहीं 4 से कोई अवयव बन रहा है, पहला अवयव 4 नहीं है। 1 5 है तो कोई पहला अवयव 5 है, नहीं है। 2 4 है तो कोई पहला अवयव 4 है, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पहला अवयव दूसरा अवयव कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे कह देंगे कि यह एक भी बन नहीं रहा है, तो ये संक्रामक संबंध इस समुच्चय के लिए नहीं है। इसमें देखो आप कैसे पहचानेंगे, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर और ये बी जो है इस बी से मिलना चाहिए। जब ये दोनों मिलेंगे तभी इसका ए और इसका सी लेकर के यहाँ रखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अगर 1 4 है तो कोई इस प्रकार से होना चाहिए ना, 4 2 होना चाहिए। तो आप कहेंगे 1 4 है और 4 2 है, तो इन दोनों से कौन सा मिलना चाहिए? 1 2 इसमें होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें है ही नहीं। इसमें ऐसा है ही नहीं, तो आप संक्रामक की बात ही नहीं करेंगे। तो जब ए बी है, बी सी उसी कुछ है ही नहीं, तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। क्लियर है? इस प्रकार से आप संक्रामक संबंध पहचानेंगे, सम्मित पहचानेंगे और स्वतुल्य पहचानेंगे। ठीक है? अब इसमें देखिए, तीनों संबंध जब आपके मिल जाएंगे, अब इस प्रकार से जब क्वेश्चन मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। कैसा होगा? संक्रामक। ऐसा संबंध, कोई ऐसा प्रश्न मिले जिसमें उसके जो संबंध बने वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, यदि ये तीनों संबंध उसमें मिले तो उस संबंध को हम क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध। कैसा संबंध? तुल्यता संबंध। क्लियर? प्रश्न में आपको ये सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन देता है, और जरूर एक क्वेश्चन देता है कि सिद्ध कीजिए कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध केवल नाम है, तुल्यता संबंध केवल नाम है। इसको समझेंगे कैसे, ज्ञात कैसे करेंगे? इसके लिए आपको ये तीनों पढ़ना है। आप चेक करेंगे स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। यदि तीनों संबंध है तो आप कहेंगे कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। क्लियर? आपके तुल्यता संबंध पे क्वेश्चन आएंगे और इन तीनों पे संबंध पे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है? इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पे कैसे हम इसको लगा। अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम तीनों संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को समझेंगे
और कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे उस पर क्वेश्चन लगाएंगे, सब हम देखते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय जेड में, समुच्चय किसका है, पूर्णांक का है, उसमें धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों रहते हैं, में संबंध आर ए बी सच दैट 2a माइनस बी को विभाजित करता है। ये संबंध है, यही आपका संबंध है। इसी को आपको पहचानना है कि हम कैसे अवयव को रखेंगे, कहाँ से अवयव को ज्ञात करेंगे। जो आपका आर दिया रहेगा वो कैसा है कि ऐसे युग्म है जो a माइनस बी करने पर वो 2 से विभाजित हो जाए। तो ऐसे अवयव को आप खोज के रखेंगे। फिर आपको यहाँ कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो ध्यान से देखिए, आपका जेड क्या होता है, एक पूर्णांक का समुच्चय होता है। किसका समुच्चय है, पूर्णांक का समुच्चय है। क्लियर। और संबंध आर हमारा क्या है, ऐसा क्रमित युग्म है जिसमें 2a माइनस बी को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक। तो अब देखिए स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों बढ़िया से समझना है, ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अच्छा आप देखो, अगर कोई पूर्णांक समुच्चय हम लें तो अगर हम इसमें 2 और 2 लेते हैं, 2 2 ये भी पूर्णांक है। अगर 2 2 लिया जाए ना, 2 2 लेने पर 2 माइनस 2 करेंगे, जैसे ये अवयव लीजिए और इस अवयव को आप इस संबंध में चेक करेंगे कि इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे 2 2 ले लिए, जैसे 2 माइनस 2 करिए, कितना आएगा 0। तो अब a माइनस बी को 2 विभाजित करना चाहिए ना, तो जो 0 आएगा, 0 को 2 विभाजित करेगा कि नहीं, विभाजित करेगा ही। इसी प्रकार से आप 3 3 लीजिए, अगर 3 3 इसमें रखो तो 3 माइनस 3 करेंगे भी 0 आएगा, तो ये भी 2 से कट जाएगा। ऐसे कोई भी पूर्णांक ले लो तो स्वयं के साथ उसका संबंध जो बन रहा है इसको संतुष्ट कर रहा है। आप ऋण पूर्णांक ले लीजिए, जैसे -4 ले लो, इसको देखिए -4 और -4, तो ये भी माइनस प्लस है, ये भी 0 आएगा। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ ही संबंध बन रहा है, संबंध बन रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे पहले में, चूंकि प्रत्येक a बिलोंग्स टू जेड के लिए a बिलोंग्स टू r है, इसलिए यह कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। क्लियर है बात। स्वतुल्य को पहचानने के लिए आप जो अवयव लीजिए उसको दोनों जगह पर रखिए, a और b दोनों की जगह पे, उसको रख करके इस संबंध में आप चेक करिए कि क्या इस संबंध को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं घटाने 0 आ रहा है, तो ये 0 हमेशा 2 से विभाजित रहेगा, तो अर्थात ये संबंध संतुष्ट हो रहा है। तो आप लिख देंगे प्रत्येक अवयव के लिए a बिलोंग्स टू r है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। अब थोड़ा चलते हैं सममित के लिए। सममित में आप देखो दूसरा, अगर हम कोई अवयव ले लें 4 और 8, 4 8 लिया जाए, तो फिर इसमें रखो 4 माइनस 8, कितना आएगा -4। तो क्या ये -4 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। और इसका उल्टा 8 4 ले लो, अब इसमें रखो a माइनस बी में, तो 8 माइनस 4 करने, ये भी 4 है, तो क्या ये जो है 2 से विभाजित हो रहा है, ये भी विभाजित हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि क्रम बदलने पर भी ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, तो ये संबंध आपका सममित संबंध दिख रहा है। अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि क्रम बदले तो ये दोनों बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं, बराबर की इसमें बात ही नहीं है। जो संबंध है उस संबंध को संतुष्ट करे, बस उतने से मतलब है। तो आप देखो ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। आप कोई दूसरा अवयव लेके चेक कर लो, प्लस माइनस लेके, तो ऐसा अवयव लेंगे कि जो 2 से विभाजित होगा, फिर उसको क्रम बदल के देखिए क्या वो भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो हमेशा 2 से विभाजित होगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए, जेड के लिए ए बी, ये आप ए बी अवयव के रूप में लिखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो रहा है, इसलिए कैसा संबंध है, सममित है। आएगा समझ में, सममित समझ में आ गया। आप क्रम बदल के चेक कर लो, कोई दूसरा अवयव लीजिए जिससे घटाइए, 2 से कटे, हमेशा कटेगा। चलिए तीसरा हम देखते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए 3 अवयव चाहिए, 3 अवयव ऐसा लीजिए जो इस संबंध को संतुष्ट करे। 3 अवयव हम ले लेते हैं 5 7 और 9, 5 7 9 लीजिए। ऐसा लीजिए जिससे 2 बने
ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर बने, उसके बाद तीसरा खोजेंगे ना। तो पहले आप देखो 5 7 में, 5 7 को देखो, अगर आप 5 में 7 घटाओगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो ये -2 2 से कट रहा है, तो इस संबंध में है। अच्छा अब 7 9 लीजिए, तो आप 7 में से 9 घटाइए, तो ये भी -2 आ रहा है, तो ये भी 2 से कट रहा है। अब आप ध्यान देंगे कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ से हमें ए सी बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। तो आप 5 9 भी चेक करके रख करके चेक करिए, 5 में 9 घटाएंगे तो -4 रहेगा, तो क्या ये 2 से कटेगा, ये भी देखो कट जा रहा है। इसका मतलब कि आप कोई भी ऐसा अवयव रखो जो ये दो अवयव और ये दो अवयव संबंध में रहें, तो ये तीसरा अवयव जो मिलेगा वो भी संबंध में आ जाएगा। जब ये संबंध में आ जाएगा तो आप कह देंगे अतः ये भी कैसा है, संक्रामक संबंध है। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू जेड के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए हमको ए सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है, संक्रामक है। अच्छा ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों रहेगा, तो उस संबंध को क्या बोला जाएगा, तुल्यता संबंध। अतः हम लिख देंगे एक तुल्यता संबंध है। क्लियर है बात। तुल्यता ज्ञात करना है तो तुल्यता के लिए अलग से थोड़ी पढ़ना है। तुल्यता के लिए भी तीनों यही स्वतुल्य, सममित, संक्रामक आप निकाल लीजिए, तीनों संबंध है तो तुल्यता है। यदि तीनों में एक भी ऐसा मिल जाए कि यह स्वतुल्य नहीं है या सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो आप कह देंगे क्या, तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लगाने का प्रयास कीजिए। सारे एग्जाम्पल्स आप लगा लेंगे तो आसानी से हल हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्नावली भी आप सॉल्व कर लेंगे।